हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में काफी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। क्या क्या पढ़ लिए थे देखो। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में बात करी थी। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी जगह घेरता है और जिसका मास होता है। जैसे कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो सभी क्या है? मैटर है। यानी आप खुद भी क्या है? एक मैटर ही है, क्योंकि आप स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हो और आपका कुछ ना कुछ मास भी है ही, इसीलिए। ठीक है। फिर हमने बात की कि जो मैटर है ये बने होते हैं टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें कहा जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्योंकि देखो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी तो एक तरह का मैटर बनेगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो अलग अलग मैटर होंगे। और हमें पता है मैटर क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पानी है, हवा है, लकड़ी है, तो ये तीनों क्या है? अलग अलग फॉर्म में। जैसे लकड़ी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है। पानी क्या है? लिक्विड स्टेट में है। और एयर क्या है? गैसियस फॉर्म में है, यानी कि गैसियस स्टेट में। तीनों क्या है? अलग अलग मैटर है। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। तो हमने मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। जैसे कहीं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं कि पहली कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मेटल, पहली तो नहीं कहेंगे लेकिन सीक्वेंस वाइज तो नहीं है, ऐसे ही रैंडमली है। ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे वो जुड़े हुए होते हैं। अब दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। एक में तो कह रहा है कि पार्टिकल के बीच में क्या बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि पार्टिकल क्या है? बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि दोनों पार्टिकल जो है आपस में बहुत क्या है? अट्रैक्टेड है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। फिर इसके बाद हमने बात की कि जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये अलग अलग मैटर बनाती हैं। ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से जो पार्टिकल्स हैं उनके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग अलग मैटर बनाती है। जैसे कुछ बनाती हैं सॉलिड, कुछ लिक्विड, कुछ गैसियस फॉर्म में। फिर हमने मैटर की स्टेट के बारे में बात की, जहां पर हमने 5 स्टेट देखी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ में फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन सभी स्टेट में से हमें केवल 3 स्टेट पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। उसको हम चैप्टर के लास्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बार देख लेंगे। ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में किए थे। ठीक है। फिर हमने बात की कि ये जो मैटर की जो स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका इंटर कन्वर्जन हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि स्टेट में चेंज हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। तो सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से हम गैस बना सकते हैं, गैस से हम सॉलिड बना सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है। और सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी जो चेंजेस हैं इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सब्लिमेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिनके बारे में हमने बात कर ली थी। बाकी आगे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया था। तो ये मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर मैटर के स्टेट के बारे में बात की थी, 5 है, 5 में से 3 हमें पढ़नी है। ठीक है। फिर स्टेट देख ली थी, सॉलिड स्टेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, लिक्विड स्टेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी, गैसियस स्टेट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली थी। फिर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। इतने सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से देख लिए थे। फिर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, फिर सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे बनाया जाए। ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने स्टेट के बारे में बात की थी, इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में चेंज करके। ऐसे नहीं कि हमेशा टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा करके, कभी टेम्परेचर कम करके प्रेशर कम करके, कभी टेम्परेचर बढ़ा करके प्रेशर कम करके। ठीक है, ऐसे। क्लियर? फिर क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व्ड है, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया था।
बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की थी कि 100 डिग्री सेल्सियस भी बॉइलिंग पॉइंट के, जबकि 101 में भी बॉयल हो रहा है, 98 में भी बॉयल हो रहा है, 99 में भी बॉयल हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नैप्थलीन है, कैम्फर है, ड्राई आइस है, ये सबलाइम हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए। ठीक है, फिर वेपराइजेशन के बारे में बात हुई थी और फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगला है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। अब ये क्या प्रोसेस है? संघनन में क्या होता है? गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना। ठीक है, गैसियस से लिक्विड में चेंज होना। ठीक है, इसे कंडेंसेशन हम कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी कि गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। क्लियर है इतना? चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे ये ग्लास दिख रहा है आपको, तो क्या हो रहा है, इस ग्लास के बाहर ये पानी की बूंदें दिख रही हैं। बाहर कहाँ से आई पानी की बूंदें, है ना? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारे पास एक ग्लास है, ऐसा करके कुछ ग्लास है। ठीक है, ये हमने फ्रिज से निकाली कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक निकाली हमने फ्रिज से। अब इस कोल्ड ड्रिंक को हमने इसमें पोर कर दिया, ठंडी, ये बहुत चिल्ड थी, इसको हमने इसमें डाल दिया है, इस ग्लास में। ठीक है, ग्लास में डाल दिया है ठंडी कोल्ड ड्रिंक को, और इसमें कुछ आइस क्यूब भी डाल दिए हैं। ठीक है, आइस क्यूब आप जानते हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े। अब ये आइस क्यूब क्या करते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक को और ठंडा बना देते हैं। तो काफी सारे आइस क्यूब हमने डाल दिए हैं। ठीक है, अब आप क्या देखते हो कि ये ग्लास है, ग्लास के अंदर आपने कोल्ड ड्रिंक डाली है या बर्फ डाली है? ठीक है, पानी बर्फ जो भी है आपने ग्लास के अंदर डाला है। लेकिन आप क्या देखते हो थोड़ा देर बाद, कि इसके बाहर से आपको पानी की छोटी छोटी ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिलती हैं, इस तरीके से जैसे यहाँ पे बन रही है ना ये ड्रॉप्स, ऐसी ड्रॉप्स आपको इसके बाहर से देखने को मिलती हैं। और नीचे से भी ये क्या हो जाता है, हल्का हल्का गीला हो जाता है, यहाँ पे पानी पानी आ जाता है पूरे एरिया में। ठीक है, ऐसे हो जाता है ना, ऐसे पानी पूरा टपकेगा तो इस तरीके से फैल जाता है, इस तरीके से। क्लियर? तो पानी तो हमने इसके अंदर भरा है, आइस क्यूब भी इसके अंदर भरी है ना? पानी आइस क्यूब दोनों चीजें क्या है, वाटर ग्लास के अंदर भरा हुआ है। लेकिन सब कुछ ग्लास के अंदर है, तो ग्लास के बाहर से इसके सरफेस पर पानी कहाँ से आ रहा है ना? ये जो पानी है, ये इसके बाहर से कैसे आ रहा है? जबकि पानी तो, कोल्ड ड्रिंक तो हमने इसके अंदर भरी है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो अंदर है, तो पानी बाहर कैसे आ रहा है, कैसे दिख रहा है? आपने गर्मियों में भी अक्सर देखा होगा कि फ्रिज से आप कुछ भी बर्तन निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि बाहर से जो है पानी की ड्रॉपलेट्स जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी की ड्रॉप्स कहाँ से आ रही है, पानी कहाँ से बाहर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? आपने अक्सर सोचा भी होगा। तो क्या होता है बच्चों, देखो इसके सराउंडिंग में क्या है, बाहर क्या है, एयर है। क्या है, एयर है, क्योंकि हमें पता है एयर इज एवरीवेयर। अब एयर में क्या क्या होता है, अगर हम एयर की बात करते हैं, एयर यानी कि वायु, अगर हम एयर की बात करते हैं तो हमें पता है एयर में होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी का जो 1% है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस। डस्ट, स्मोक है और अदर गैसेस। ठीक, तो इतनी सारी चीजें होती हैं एयर में। अब
इसमें आप एक ये देख पा रहे हो कि क्या है, एयर में है वाटर वेपर। अच्छा, ये डिपेंड करता है वाटर वेपर का अमाउंट कितना है ना, ये वेदर पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये चेंज होता रहता है वाटर वेपर का अमाउंट, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी है तो ज्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी नहीं है एकदम ड्राई है तो कम भी हो सकता है। ठीक है, तो वाटर वेपर का जो कंटेंट है, वाटर वेपर डिपेंड करता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि एयर में होता है वाटर वेपर। तो ये जो एयर है ना, ये जो आसपास एयर है, इसमें भी क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, अब इस एयर में वाटर वेपर है। वाटर वेपर का मतलब है कि वाटर कैसी फॉर्म में है, वाटर जो है गैसियस फॉर्म में है ना, यही तो है वाटर। जैसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है, जल वाष्प गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये गैसियस फॉर्म में है, जब ये किसी ठंडे सरफेस पर टकराएगा तो क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ जो ये एयर है, इस एयर में वाटर वेपर है, और ये वाटर वेपर, अब इस ग्लास में हमने पानी भरा है और पानी के साथ क्या भरा है, आइस क्यूब डाले हैं, जिससे ये क्या कर देगा, ये इस ग्लास में हमने कोल्ड ड्रिंक डाली है ना, ठंडी ठंडी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक डाली है, और इसमें क्या डाला है, आइस क्यूब भी डाले हैं। अब क्या होगा, इस आइस क्यूब की वजह से ये ग्लास जो है, इसका जो ये सरफेस है, तो ग्लास था, आइस क्यूब पानी और कोल्ड ड्रिंक डालने से क्या हुआ, इसका ये जो सरफेस है, ये बाहर ये जो सरफेस है, ये क्या हो जाता है, बहुत कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इस सरफेस पर जब वाटर वेपर, शॉर्ट में लिखेंगे WV, वाटर वेपर जब टकराती है तो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, और कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी जहाँ सरफेस में ठंडा होगा वहां पर कन्वर्ट वाटर वेपर टकरा करके कंडेंस हो जाती है। ठीक है, और कंडेंस होकर के हमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखती है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये कोई ग्लास है या बॉटल है, जो भी ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बाहर से पानी कहाँ से आ रहा है, बाहर से जो वाटर वेपर है इस पर टकराएगी और क्या हो जाएगी, कंडेंस हो रही है, कंडेंस होकर के क्या हो जाएगी, ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर ड्रॉप में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो आप अक्सर अपनी बुक्स में देखोगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए पहले। चलिए, तो क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल हमने देख लिया तो समझ में भी आ गया। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर है, ये है बर्नर। ठीक है, बर्नर, ये है फ्लेम, और यहाँ पर रखा हुआ है कोई टी पॉट या कोई भी कंटेनर। ठीक है, कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, उसमें है वाटर। अब धीरे धीरे जब ये बर्नर से क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो क्या होगा, इससे निकलेंगे वेपर्स इस तरीके से। ठीक है, वेपर, अब ये वेपर के ऊपर हम लगा देंगे कोई भी एक कोल्ड सरफेस, क्या लगा देंगे, कोई भी कोल्ड कोल्ड सरफेस। ठीक, अब इस कोल्ड सरफेस पर ये क्या होंगी, ये वेपर क्या होंगी, टकराएंगी। कोल्ड सरफेस कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आइस क्यूब रख सकते हैं, इस सरफेस के ऊपर। ठीक है, आइस क्यूब रख सकते हैं, या कैसे भी इसको कोल्ड बना सकते हैं। ठीक है, कोल्ड सरफेस है। अब यहाँ पर ये टकरा रही है ना,
ये जो वेपर्स हैं ये कोल्ड सरफेस पर टकराएंगे और क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। लिक्विफाई होकर इस तरीके से एक जगह में डिपॉजिट हम इसको कर लेंगे, एक जगह में इसको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल आपने कई बार बुक्स में देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से कोई कैटल है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, जिसको हम पानी, जिसमें हम हीट कर रहे हैं, इससे निकल रहे हैं, ये क्या है, ये है वाटर वेपर। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ये है वाटर वेपर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है वाटर वेपर कंडेंसेस। क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रही है वाटर वेपर। कंडेंस होकर के क्या बन रहे हैं, ये है वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो ड्रॉप में ये कन्वर्ट हो रही है, यानी कि सिंपल गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है। तो ये प्रोसेस हो गई कंडेंसेशन। क्लियर है। चलो, तो इसको आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, अगर आप नोट करना चाहो, या ऐसा ही आप कुछ भी बना, आप यहाँ पे कैटल बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, एक बार आप देखो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के चेंज का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो अभी तक हमने बात की मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा हमने बात की सब्लिमेशन, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो इन सभी के बारे में तो हमने बात कर ली। बात करते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, तो जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये आइस क्यूब, ठीक है, ये आइस क्यूब है। ठीक, मान लो इसको हमने किसी बीकर में रखा और यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, हीट दे रहे हैं यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो पार्टिकल है, ये सॉरी, ये जो आइस है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। अब जैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो ये पार्टिकल क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट, वाइब्रेट करने लगेंगे। अब जैसे ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे जब ये वाइब्रेट करने लगेंगे तो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। जबकि हमें पता है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए पार्टिकल क्या एक दूसरे के बहुत नजदीक है, एक दूसरे को बहुत होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए इनका एक शेप मेंटेन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे उनके पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगती है तो वो क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को छोड़ करके थोड़ा दूर जाने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो स्टेट है, इस स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और ये बन जाते हैं लिक्विड। ठीक है, अगर हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं लिक्विड बन जाएगा, कंटिन्यू हीट दे रहे हैं तो लिक्विड से ये बन जाएगा वेपर फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। अगर कंटिन्यू हीट नहीं देते हैं तो ये लिक्विड ही बना रहेगा। ना समझ में आया। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो इससे ये क्या कर लेता है, पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेता है। द पार्टिकल लीव देयर पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल अपनी पोजिशन को क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करना लग जाते हैं। एट सर्टेन स्टेज,
सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है, एक सर्टेन स्टेज ऐसी आती है जहां पर ये पार्टिकल इतना फ्रीली मूव करते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, अपने शेप को छोड़ देते हैं या अपनी स्टेट को ही पूरा चेंज करके सीधा किस में चेंज हो जा रहे हैं, सीधा लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। When we supply heat energy further to liquid, the particles start moving even faster। और जब हम इस लिक्विड को कंटिन्यू हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो इसके पार्टिकल के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी वो और ज्यादा बढ़ने लगी, यानी कि पार्टिकल और फास्टर मूव करने लगेंगे यहाँ के कंपैरिजन में, और पार्टिकल और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। अब उनके बीच की जो थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या काफी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगी और पार्टिकल सीधा गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। At a certain temperature, a point is reached when the particle have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी और इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है ये चेंज हो जाएगा इनटू अ गैस, इनटू गैस। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी प्रोसेस हमने समझी। यहाँ पर हमने क्या समझा कि ये जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम यहाँ पर हीट देंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। जब पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेगी। ठीक है, पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने लगेगी कम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगेगी पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होकर के फ्रीली मूव करना चाहेंगे और उसी समय यहाँ पर इसकी जो स्टेट है ये क्या हो जाएगी, चेंज, और ये हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट। अब इस लिक्विड को भी अगर हीट देते रहेंगे तो इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। पार्टिकल इससे भी ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम, एकदम लो हो जाएगा और धीरे धीरे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ये गैसियस में चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं टेम्परेचर को चेंज करने का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, फिजिकल स्टेट पर। तो सॉलिड स्टेट में अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो सॉलिड से बन जाएगा लिक्विड। अगर लिक्विड स्टेट में हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो लिक्विड से बन जाएगा गैस। सॉलिड स्टेट में अगर हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा दे रहे हैं तो सीधा गैस स्टेट में जा रहा है। ठीक है, इसे सब्लिमेशन भी बोलते हैं। और कूल कर रहे हैं तो इसको अगेन सब्लिमेशन बोल रहे हैं, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। वेपर से लिक्विड में चेंज हो सकता है कूल करने पर, कंडेंसेशन इसे बोला जाएगा। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा कूल करने पर, इसे फ्रीजिंग बोला जाता है। बाकी ये जो प्रोसेसेस हैं ये तो हमने देख ही लिए हैं। जैसे सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से हम गैसेस में भी चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैसेस में भी चेंज कर सकते हैं, गैसियस से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं और गैसेस से हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं इसे क्या कहा जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, यानी कि यह है मेल्टिंग। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज करना, यह है सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना इसे कहेंगे फ्रीजिंग। और लिक्विड से गैस में चेंज करना, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे वेपोराइजेशन, या बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग कह सकते हैं, या वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग भी कह सकते हैं, वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, गैस से सॉलिड में चेंज, लिक्विड से गैस में चेंज होना बॉइलिंग। ठीक है, गैस से सॉलिड में चेंज होना, क्या गैस से सॉलिड में चेंज हो सकता है? हाँ, इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं या हम कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन या सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पर सब्लिमेशन। अच्छा, गैस से लिक्विड में चेंज करना, तो गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अभी हमने प्रोसेस पढ़ी थी गैस से लिक्विड में चेंज करने की, उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड में चेंज करना, ठीक है, कंडेंसेशन।
क्लियर। तो ये कुछ प्रोसेस जैसे मेल्टिंग, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सॉलिडिफिकेशन या सब्लिमेशन अगेन, और कंडेंसेशन। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमने पढ़ तो ली हैं, इनको हमने डिटेल में भी देख लिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो फिजिकल स्टेट में यही चेंजेस होंगे। क्लियर है, इतना आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।